जग घूमया थारे जैसा ना कोई। तो ये बिल्कुल आपके लिए ही डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। लिटरली मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ में यहाँ तक नहीं होते तो ये जर्नी बहुत मुश्किल होती। पहली बार मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हूँ, वो भी यूपीएससी दे रही हूँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली एंड एज भी 21। हर कोई वो सपना लेके आता है। अटेम्प्ट को दे के बाहर निकलने के बाद आई न्यू कि ये नहीं होगा, बिकॉज उस साल हम दोनों ने सेम अटेम्प्ट दिया था और आपका क्लियर हुआ था। अब तो लिटरली मुझे सेल्फ डाउट आ रहा था कि सर इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी स्टडी IQ को। उसके बाद मैंने आपसे बात की एंड आई जॉइन स्टडी IQ। 4-5 साल से प्रिपरेशन कर ही रहे थे। उस एस्पिरेंट के लिए 4 साल से लगा हुआ है। MRP ज्वाइन करता है एक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहाँ पे मल्टीपल मेंस लिखे हुए भी बच्चे हैं, इंटरव्यू दिए हुए भी बच्चे हैं। वो प्रोग्राम से वैल्यू कैसे निकाला? मैं MRP की फर्स्ट स्टूडेंट थी और जब मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया था। जो डेली आंसर राइटिंग MRP में होती थी वो समथिंग बहुत अलग था मेरे लिए, एकदम नई चीज़। स्टार्टिंग में एनरोल किया था, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन भी पूरे नहीं कर पाती। एग्जाम आते आते 50 मिनट्स में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। तो इम्प्रूवमेंट मुझे वहाँ दिखा है MRP में। पिन पॉइंटेड जो चीज़ें होती हैं जो उस टाइम एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमी में कोई कीवर्ड जैसे आप बता रहे थे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मेज ऑफ लॉस, तो MRP ने उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया। बचपन से जो सपना देखा है उसे ही पूरा करना है। Hello everyone, welcome to Study IQ IAS. Today we have with us Divyanshi Pandey, who has secured All India rank 571 in recently concluded UPSC CSE 2024. It's an honor, privilege to welcome my student Divyanshi Pandey. Congratulations Divyanshi. Thank you so much, sir. ठीक है. When did you start your journey and what exactly prompted you to start preparing for UPSC Civil Services? So I would say that I had this dream of joining civil services right from my childhood because my grandmother motivated me to do so. But eventually, पहले तो मुझे पता नहीं था कि IAS क्या होता है, but eventually when I got to know about the process, so it attracted me a lot कि कैसे more than just selection, the process of the examination like prelims, mains and interview, it makes you a holistic person. एक जो development एक इंसान का होता है, मुझे लगा कि ये चीज़ जो है मुझे करनी चाहिए. So I started from 2019. Then I joined some coaching in Indore. After that, I prepared on myself. Then 2021, it was my first attempt and I could not clear prelims in my first attempt. And I have been topper throughout my school. So this was my first failure. Actually, UPSC was my first competitive exam. So it was the first failure. So थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ इस चीज़ से बाहर आने में. And I tried in 2022, 2023, back to back in 3 attempts. I could not clear prelims. Right. And this attempt by 24 में हो गया तो पूरा ही हो गया। ठीक है। तो जब 2019 में आपने शुरू किया था प्रिपरेशन, तो शुरुआत में भी कुछ चैलेंजेस आई होगी कि भाई क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, मतलब दुनिया भर की चीज़ें बताई जाती है कि ये बुक्स पढ़ लो, वो बुक्स पढ़ लो, इसकी स्ट्रैटेजी उसकी स्ट्रैटेजी। तो कैसे सॉर्ट आउट किया, मतलब शुरुआत में जो फेस था, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मेरे एक बार सोर्सेज क्लियर हो जाए ताकि मैं पढ़ना शुरू करूँ उस डायरेक्शन में, जो भी मेरे को गाइड करेगा उस डायरेक्शन में। तो आपने कैसे सॉर्ट आउट किया शुरुआत में एकदम, मतलब जब 2019 में आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया उस टाइम पे? सर मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले तो NCERTs, जैसे मैं कुछ वीडियोस देखती थी या टॉपर्स, इनफैक्ट जिस कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ भी NCERTs से स्टार्ट किया था कि NCERTs का पहले बेस बना लो। वहाँ पे टेस्ट भी होते थे NCERTs के, तो वो मैंने फिर स्टार्ट किया। एंड जैसे मैं आपसे भी इंदौर में मिली थी, तो वहाँ फिर जैसे आप जैसे जो टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं इतना उन चीज़ से हेल्प हुआ कि वो सॉर्ट वहाँ से होना स्टार्ट हुआ कि PYQs देखे, फिर जैसे आपने मुझे पॉलिटी पढ़ाया, एथिक्स पढ़ाया, तो सब चीज़ें सॉर्ट होने लगी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं और पढ़ाया भी इसी तरह से जा सकता है। तो वो और जो स्टैंडर्ड बुक्स जो सब जगह होती है, तो मेजरली मैंने मेजर फोकस PYQs पे रखा, बिकॉज आई न्यू कि मार्केट में इतना कॉन्टेंट है आज की डेट में कि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है। एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन के लिए PYQs सबसे इंपॉर्टेंट है वो, और साथ में जो क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाए जा रहे हैं जो एग्जाम रिलेवेंट लग रहे हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, जब हम कोई भी सोर्स पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे फिर सॉर्ट आउट होने लगा कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उस पर फोकस किया। तो इसी तरह से फिर मैंने आगे प्रोसीड किया। तो 2019 में शुरू किया आपने, 2020 में फिर कोविड आया, 2020 में भी कुछ प्रिपरेशन में गैप्स वगैरह आए कि कर लिया मैनेज बराबर से? सर मैंने उस पीरियड में, ऐसे तो कोचिंग का तो गैप था ही, लेकिन उस पीरियड में मैंने अपना ऑप्शनल प्रिपेयर किया, बिकॉज उसके पहले मेरा ऑप्शनल थोड़ा बहुत चल रहा था कि क्या ऑप्शनल लेना है क्या नहीं करना है। फिर जब आई वेंट फॉर PSIR, सो आई प्रिपेयर्ड माई ऑप्शनल इन दैट ड्यूरेशन। एंड थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो था ही, क्योंकि लग रहा था कि अगले साल अटेम्प्ट देना है, बट कोविड की वजह से कुछ इतना हो नहीं पा रहा था, बट फिर भी आई कंटिन्यूड। सो ऑप्शनल वॉज द मेजर थिंग जो मैंने कोविड में की। राइट। तो 21 का आपने पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स का एग्जाम था 2021 का। मेरे को याद है कि आप लोग आए थे मिलने के लिए कि एग्जाम के पहले।
तो 21 का एग्ज़ाम के पहले, मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में आप गए, एग्ज़ाम दिया, क्या फीलिंग्स थी? मतलब इतना साल, 2 साल का 3 साल का लगभग प्रिपरेशन था, पहला जब अटेम्प्ट दिया उस टाइम पे क्या एग्जैक्टली फीलिंग्स थे कि निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो फिर रहता ही है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं वो बटरफ्लाईज, और मतलब क्या एग्जैक्टली फीलिंग्स थी उस टाइम पे? सर एक्चुअली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि पहली बार मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हूँ, वो भी यूपीएससी दे रही हूँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऑब्वियसली एंड एज भी 21, तो एक यंग एज में ऐसा लगता है कि हाँ हम तो यंगेस्ट ऑफिसर ही बनना चाहते हैं, हर कोई वो सपना लेके आता है। तो वो बहुत एक्साइटमेंट था, नो डाउट थोड़ा सा मुझे एंजाइटी भी थी कि पहला अटेम्प्ट है, कैसा क्या होगा। बट हाँ, ये मैं बोलूँगी कि उस अटेम्प्ट को दे के बाहर निकलने के बाद आई न्यू कि ये नहीं होगा। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद तो मतलब चलो ठीक है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर वो पहले अटेम्प्ट में चलो ठीक है नहीं होता है, तो एक इंसान ताकत जुटा लेता है कि कोई बात नहीं, हमारा पहला ही अटेम्प्ट था, थोड़ा प्रिपरेशन में गैप्स रह गए होंगे, हम उसको भर लेंगे, और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाता है इंसान। पहले अटेम्प्ट का इतना बुरा लगता नहीं है, वैसे आपको भी नहीं लगा होगा। फिर आपने 22 में प्रिपरेशन, 22 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू करी, 22 का आपने प्रीलिम्स दिया, 22 का जब रिजल्ट आया तो 22 के रिजल्ट में भी हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट ही था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा, नहीं हुआ। उस टाइम पे क्या इमोशंस थे? सर उस टाइम, अब 3 साल हो चुके थे जर्नी में। जी सर बिल्कुल, उस टाइम में कहूँगी बिकॉज दिस टाइम 2021 में आई कुड क्लियर CSET, आई कुड नॉट क्लियर GS फ्रॉम 2 और 3 मार्क्स। फिर अब मुझे इस टाइम लगा कि GS तो अच्छा गया है, तो इस बार मुझे लगा कि चलो अब इस बार चांस है, इस बार हम कर लेंगे। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो देखा CSET नहीं हुआ, तो लग रहा था भगवान ये क्या हो रहा है, एक पेपर निकलता है उधर, दूसरा नहीं निकलता है, फिर सेम इधर भी स्टोरी रिपीट हो गई। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन में कोई फ्लॉ है कि अब इतना टाइम हो गया तो प्रिपेयर करते करते। बट फिर मैं आपसे मिली, बिकॉज उस साल हम दोनों ने सेम अटेम्प्ट दिया था और आपका क्लियर हुआ था, तो मुझे लगा कि साथ में कोई है जिसका क्लियर हुआ है, शायद मेरे साथ कोई फ्लॉज हैं, बट मैं उस चीज़ को फिगर आउट कर लूँगी। तो थोड़े टाइम के लिए बुरा लगा, बट मैंने फिर से स्टार्ट किया कि इस बार फिर उस टाइम मेंस स्टार्ट किया कि अभी थोड़ा मेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर जब प्री आएगा तो फिर प्री प्रिपेयर करेंगे। तो एक आपको देख के जो मोटिवेशन आया ना मुझे उस टाइम की, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमारे साथ में कोई होता है वो कर रहा होता है तो उससे रहता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि मैं थोड़ा सस्टेन कर पाई उस फेलियर को। 22 का फिर आपने दिया, फिर 22 के बाद तो मैंने तो खत्म ही कर दिया, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने कहा हो गया अपना। तो अब 23 में फिर आप लगे रहे, 23 में आपने अटेम्प्ट दिया, 23 में भी नहीं हुआ, और सेम रीजंस कि GS क्लियर हो रहा है लेकिन CSET नहीं हुआ। अब ये दूसरा मेजर सेटबैक था। आपने बोला कि 12 तक कहीं पे भी हम पीछे नहीं थे, या फिर कभी सेकंड रैंक तक नहीं आई हमारी, लेकिन 2 लगातार सेटबैक्स, और वो ऐसे कि जहाँ पे CSET हमें पीछे रख रहा है, वो भी 0.5 0.6 मार्क्स से। ठीक है, तो 23 का इमोशंस कैसा था जब रिजल्ट आया? सर 23 बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज उस टाइम तो ऐसा था कि बिकॉज मैंने CSET फर्स्ट बार नहीं हुआ था तो अच्छे से किया था, फिर मुझे लगा कि अब इस बार क्या दिक्कत हो गई। एंड फिर ऐसा होता है कि हम अब तो लिटरली मुझे सेल्फ डाउट आ रहा था कि अब सच में लग रहा था कि अब शायद इस एग्जाम के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। हाँ। अब लग रहा था कुछ और कर लेना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे फिर कुछ मतलब पिलर्स होते हैं, मतलब ऐसे टाइम पे ना जब इंसान एकदम डाउन एंड डस्टेड हो जाता है कि भाई अब हो गया, मतलब खुद ही डाउट करने लग गया कि हम तो नहीं है इस एग्जाम के लिए, पता नहीं जिन लोग का 15,000 लोग का प्रीलिम्स निकला वो हमसे ज़्यादा कैपेबल है, शायद हम पूरा प्रिपरेशन भी अपना एसेस करने लग जाते हैं कि हाँ भाई अब कहीं तो ये मैंने शायद सही नहीं पढ़ा, वो सही नहीं पढ़ा, तो ये तो डाउट्स आए ही होंगे डेफिनेटली। तो 23 के बाद अपने आप को संभालना और 23 के बाद अपने आप को ट्रैक पे रख करके 24 का प्रिपरेशन करना, इसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? सर इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगी स्टडी IQ को, क्योंकि 23 का मेरा प्री नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने आपसे बात की एंड आई जॉइन स्टडी IQ एज अ कंटेंट डेवलपर। फिर मैंने MRP में आंसर्स बनाना स्टार्ट किए। मुझे ये था हमारा तो प्री नहीं हुआ है, बट मेरे मन में हमेशा ये था कि जो आंसर्स मैं उसमें दे रही हूँ कोई तो मेंस लिख रहा है जिसका मेंस क्लियर होना चाहिए, तो वो जो मैंने आंसर्स लिखे वो मुझे उस टाइम पे मोटिवेट रखते थे। दूसरा फैक्टर ये था कि अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को रिव्यू करते थे जो मैं लिखती थी, एंड वो लोग काफ़ी इंटरव्यू तक गए हुए, ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। तो मैं उस समय ये सोच रही थी कि दिव्यांशी लोग तो टेस्ट सीरीज पे करके करते हैं, तुझे तो लिखने के पैसे मिल रहे हैं और लोग रिव्यू भी कर रहे हैं इतना अच्छा। तो मुझे लगता था कि अब तो ऐसा कर ले कि मेंस जब प्री निकल जाए तो फिर मेंस नहीं रुकना चाहिए। तो वो जो चीज़ थी ना, एक वो जॉब के साथ साथ करते करते फिर मुझे इतना पता नहीं लगा, थोड़ा टाइम के लिए लगा, बट मैंने रिजल्ट के लगभग 5-6 दिन बाद ही जॉब स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे इतना समय नहीं मिला उस चीज़ को इतना प्रोसेस करने में। नो डाउट उस टाइम लगा, बट फिर मैंने उस चीज़ को इवेंचुअली कर लिया। साथ में मैंने UPSC के दूसरे एग्जाम्स भी दी, जैसे CDS, आई क्वालिफाइड CDS 4 times, the written examination, I once went for SSB also।
तो वहाँ भी ऐसा था कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ये दिखाया कि इससे बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, कि मैं कुछ सालों से बिल्कुल सीमित हो चुकी थी उसी चीज़ में कि यही उससे बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने जॉब लिया, वहाँ मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो लिस्ट से बाहर है, इट डजंट मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं है। तो वो फैक्टर था। तो इसमें फिर आपने ख़त्म कर लिया पूरा प्रिपरेशन, मतलब ये तो था ही कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो कहीं रुकना नहीं है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिपरेशन में कि कई बार हमारा 4-5 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स निकलता नहीं है, लेकिन तभी भी आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। मतलब ये बोला जाता है कि मेंस की प्रिपरेशन अपनी ऐसी रेडी रखो कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो तुम्हारा पूरा एग्जाम पूरा का पूरा निकल जाए। वो आपने करके दिखा कि भाई मेंस का अपना रेडी है, प्रीलिम्स निकल जाए तो अब पूरा पार ही कर लेंगे। 24 का रिजल्ट आता है, 24 में आपका प्रीलिम्स हो जाता है। अब एक जो बड़ा बैरियर बना था वो बड़ा बैरियर आपने ब्रेक कर लिया। तो मेंस की प्रिपरेशन जब 3 महीने के लिए एमआरपी में आपने आकर के करी तो एग्जैक्टली क्या बेनिफिट मिला एमआरपी में से, और क्या आपने वैल्यू ऐड किया अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि आप तो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर ही रहे थे। तो उस एस्पिरेंट के लिए जो 4 साल से फेल हो रहा है, मतलब 4 साल से लगा हुआ है प्रिपरेशन में, और फिर एमआरपी ज्वाइन करता है एक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जहाँ पे मल्टीपल मेंस लिखे हुए भी बच्चे हैं, इंटरव्यू दिए हुए भी बच्चे हैं, वो प्रोग्राम से वैल्यू कैसे निकाल? सर एमआरपी के बारे में मैं बोलूँगी कि जब मैं एमआरपी की फर्स्ट स्टूडेंट थी, और जब मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने रजिस्टर किया था। तो एमआरपी के बारे में ये है कि नो डाउट मैं प्रिपेयर पहले से कर रही थी, लेकिन जो डेली आंसर राइटिंग एमआरपी में होती थी वो समथिंग बहुत अलग था मेरे लिए, एकदम नई चीज़। जो बाकी कोचिंग्स में ऐसा था कि टेस्ट मिल रहे थे, आप इतने क्वांटिटी इतना है कि इतना सर्टेन अमाउंट देके इतना टेस्ट आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो एक डेली आंसर राइटिंग की चीज़ थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी। उसमें जब मैं स्टार्टिंग में एनरोल किया था, मैं 1 घंटे में 4 क्वेश्चन भी पूरे नहीं कर पाती थी, एंड एग्जाम आते आते 50 मिनट्स में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। तो वो जो इम्प्रूवमेंट मुझे वहाँ दिखा है एमआरपी में, वो उसके अलावा जो लेक्चर्स, जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ाया था, तो जो लेक्चर्स वहाँ पे होते थे, नो डाउट सबको उस टाइम तक नॉलेज हो जाता है कि कैसे करना है। ऑब्वियसली मैं इतने साल से प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन वो होता है ना एक पिन पॉइंटेड जो चीज़ें होती हैं जो उस टाइम एकदम टिप्स में होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी में कोई कीवर्ड, जैसे आप बता रहे थे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मेज ऑफ लॉस, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कि ये हमें एकदम हैंडी होने चाहिए एग्जाम में। तो एमआरपी ने उस तरह से कंट्रीब्यूट किया कि मुझे सोचने का टाइम नहीं लगता था बिल्कुल कि हाँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिखा उसमें ये मैं ऐसे लिखूंगी, पूरा एक फॉर्मेट तरह से मतलब रेडी हो गया था। जो बोलते हैं हम कि लोग अलग बताते हैं कि ऐसे थीम्स आपको बना के रख लेनी चाहिए, वो मुझे एमआरपी ने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि पहले मैं कर रही थी, लेकिन वो जो 3 महीने में मेंस देने का जो एक्सपीरियंस है वो तो पहला ही था, वो बिल्कुल उतने टाइम कंस्ट्रेंट में करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसकी वजह से एमआरपी ने मतलब उधर मेरा बहुत साथ दिया। तो मतलब ये पूरा मेंस का फिर रिजल्ट आया, मेंस में आपका हो गया, उस टाइम पे कैसा लगा? क्योंकि आप पूरे फेलियर्स खत्म हो चुके थे, मतलब प्रीलिम्स में आपने मतलब 2024 तो आपका पूरा साल ही था, प्रीलिम्स निकल गया, प्रीलिम्स का एक पहली बार सक्सेस टेस्ट किया हमने यूपीएससी में। अब मेंस का 9 तारीख को, मेरे ख्याल से 9 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो उस टाइम पे क्या लगा, मतलब क्या इमोशंस थे कि भाई अब पार हो जाएगा, मतलब मेंस क्लियर हो गया तो अब पार ही हो जाएगा, या फिर क्या था एग्जैक्टली थॉट्स क्या थे? सर उस टाइम ऐसा लग रहा था, पहले तो मैं ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डर रही थी, बिकॉज मेरा पहला मेंस था। आई डेंट हैव एनी पैरामीटर जिससे मैं जज करूँ कि यहाँ इतने नंबर आ सकते हैं। पता था जी सर, है ना, क्योंकि वो आंसर से क्वालिटी देख करके कोई भी ये जज कर सकता है कि ये तो ये लड़की का नहीं होगा तो किसका होगा, वो वाला सीन था। ठीक है, हाँ। तो फिर मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। तो फिर जब रिजल्ट आया, मैं बिल्कुल अकेली थी, अपने घर में बैठी थी और एकदम डर डर के चेक करी थी, अभी किसी को नहीं बुलाती हूँ, अभी नहीं होगा तो सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर उसमें देखा और मैंने 2-3 बार डाला, मतलब ये वाला रिजल्ट तो मैंने फिर भी एक ही बार देखा था, जो ये वाला था, इसमें नाम आता है, उसमें सिर्फ रोल नंबर आता है। 2-3 बार देखा, गलत तो नहीं देख रही हूँ, मेरा ही रिजल्ट है ना। फिर घर में सबको बताया। नो डाउट मुझे बहुत खुशी थी, बट इतने साल जब आप एग्जाम के साइकिल में लगे होते हो ना, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट उतने अच्छे से नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि यार अभी एक पड़ाव और बचा है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी कहीं हो सकता है। ऑब्वियसली इंटरव्यू में 3000 लोग जाने हैं, लिस्ट में 1000 ही आने हैं, तो एक वो फैक्टर था दिमाग में कि अभी भी जंग पूरी तो खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। तो यही था मेंस के बाद। उसके बाद तुम्हारे पास महीने थे, 20 मार्च को इंटरव्यू था, तो 3-3.5 महीने में शुरुआत में तुम आई, दिल्ली आई। उसके बाद जो शुरुआत में ऐसा था कि अब पहला इंटरव्यू है, वो एक थोड़ा सा रहता है ना, एक एंग्जाइटी रहती है कि अब कैसे देंगे, बोर्ड के सामने कैसा रहेगा, क्योंकि इस टाइप का इंटरव्यू तो पहले एसएसबी में एक बार हुआ था तुम्हारा, अच्छा खासा ग्रिलिंग हुआ था उसमें, है ना। लेकिन यूपीएससी का एक अलग सिस्टम रहता है। तो शुरुआत में जब अपना इंटरेक्शन हुआ था इंटरव्यू को लेकर के कि वो क्लैरिटी वगैरह मिसिंग थी, वो कैसे बिल्ड किया हो 3 महीने के अंदर? क्योंकि 3 महीने के एंड में जब हम 19 मार्च को या 18 मार्च को मिले थे उसमें, और आई थिंक तुम
लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आई थी, उसमें बहुत अंतर था। वो कैसे बिल्ड किया और क्या फैक्टर्स हेल्प किए उस टाइम पे? सर उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि जैसे हम अलग अलग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, बट यूजुअली लोग बोलते हैं कि बहुत सारे मॉक्स आपको देने चाहिए। मैंने 6 मॉक्स दिए थे लगभग। मेरा फोकस ये था कि जितना हो सके अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती हूँ और एक नेचुरल पर्सनैलिटी, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं देखा जाए तो यूपीएससी इंटरव्यू देने का, लेकिन मुझे ये था कि अगर नेचुरल नहीं रहूँगी, ज़्यादा अगर फीडबैक और इस चीज़ों में अगर रहूँगी तो एक वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, वो इतने साल एक्सपीरियंस है, मेरी एज से ज़्यादा उन लोगों को एक्सपीरियंस है, तो वहाँ तो समझ आ जाना है। तो मैं खुद के ऊपर ज़्यादा काम करने पे ध्यान दे रही थी। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा नहीं इंटरव्यू के पीरियड में, ज़्यादा फोकस ये किया कि अगर एक कोई टॉपिक है तो उस पर मेरी सोच क्या कहती है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखे, जैसे हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं कि कहाँ से कौन कौन क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जो खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात आती है, वो मैंने इन 3 महीने के पीरियड में ज़्यादा फोकस किया उस चीज़ पे। मॉक्स दिए नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मॉक्स में चीज़ें बहुत अलग होती है। उस 30 मिनट्स में इतना वो भी नहीं, वो इतना प्रोडक्टिवली बता पाते हैं जितना आप खुद से अपने आप को एनालाइज कर पाते हो। और फिर आप जैसे आप हैं, ऐसे जो मेंटोर्स हैं, उनके थ्रू जो आपको फीडबैक मिलता है वो सबसे जेन्युइन होता है, बिकॉज आपने मेरी पूरी जर्नी देखी है। तो आप जो मुझे फीडबैक दे पाएंगे कि दिव्यांशी तुम्हारे अंदर ये मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, वो 30 मिनट्स में कोई और नहीं बता सकता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की। सही। तो इंटरव्यू के लिए तो पूरा इंटरव्यू तो वैसे भी डैफ से चलता है, तो डैफ भरने में हॉबीज भरी होगी, क्या क्या हॉबीज डाल दी थी वहाँ पे? सर मैंने 2 हॉबीज डाली थी, एक थी सिंगिंग और एक थी अपसाइक्लिंग, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ नया बनाना। तो ये 2 मैंने हॉबीज डाली थी। इस पे चला हुआ इंटरव्यू? हाँ सर, लगभग मैं बोलूँगी कि सिंगिंग तो एक ऐसी चीज़ थी। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी, जब मेरा मेंस निकला था तो मैं जब इंदौर से दिल्ली आ रही थी इंटरव्यू के लिए, तो मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी, बेटा तू कुछ मत कर, तू सिर्फ गाने पे ध्यान दे। अब वो उस समय तो मुझे लगा पापा कैसी बात करते हैं, इतना बड़ा इंटरव्यू है, कोई मुझे क्या ही कहेगा गाना गाने को, और चलो कहेंगे भी तो एक गाना गाने को कह देंगे और बस दैट्स इट। लोगों की ट्रांसक्रिप्ट्स में भी यही देख रही थी मैं, तो ठीक है, मैंने वो इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। लेकिन मेरे मेन इंटरव्यू में मुझे 3 गाने गाने को बोला, अलग अलग ड्यूरेशन पे मैंने 3 गाने गाए, और इतना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए वो इंटरव्यू कि मुझे लग रहा था कि क्या ये, बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हम डैफ फिल करते हैं तो मैं डैफ एनालिसिस के लिए एक मेंटोर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सिंगिंग आपने हॉबी इसमें लिख दी है, अगर हम होते इस जगह आपको गाइड करते पहले तो हम सिंगिंग आपको सजेस्ट नहीं करते लिखने को। सो आई वाज लाइक अब ये कह रहे हैं कि डैफ ही गलत भर दिया है, अब जो हो गया है उस पर तो कुछ नहीं कर सकते। इवन मेरे मॉक इंटरव्यूज़ में मुझसे हार्डली कोई 1-2 क्वेश्चन पूछते थे, जैसे किसी ने पूछ लिया कि जो रिप्राइज सिंगिंग जो है वो क्या होती है, कि जो रीमेक हो रहे हैं म्यूज़िक का, बस उससे ज़्यादा कभी कोई सिंगिंग पे इतना जाते नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि सिंगिंग से शायद मैंने गलती तो कर दी है कि अब सिंगिंग से इतना कुछ होगा नहीं। लेकिन मेन इंटरव्यू में 3 गाने गाना, मुझे उस बात का उन्होंने वो बोल दिया था कि मतलब एक मुझे एविडेंस मिल गया था कि जैसा यहाँ चीज़ें लगती हैं, मेन इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है। तो जैसे उन्होंने मुझे गाने को कहा, मैं जैसे ही अंदर गई उन्होंने कहा कि अभी हम लोग सुबह से बहुत टायर्ड से हो गए हैं, आप एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। मैंने गाना गाया, बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब वो गाना ऐसा था कि मुझे उस टाइम लगा कि ठीक है मैं नॉर्मल गाना गा रही हूँ, बट उससे मेरा इंटरव्यू सीरियल्स की तरफ, टीवी सीरियल, उस टाइम पे राम कपूर जी का एक सीरियल आता था पहले, बड़े अच्छे लगते, सोनी टीवी पे, वहाँ से वो निकल के सीरियल्स पे बातें चली गई, के पॉप, के ड्रामा, अलग अलग तरीके की उन्होंने फिर चीज़ें पूछी। फिर जब लास्ट आया तो चेयरपर्सन सर कहते हैं कि नाउ वी हैव बिकम सो ग्रीडी, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, अब एक और गाना सुना दीजिए। तो फिर मैंने गाना सुनाया लग जा गले। वहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि चलिए ठीक है, मैंने सिंगिंग हॉबी लिखी है, तो उन्होंने मुझे गाने को बोला। देन ही आस्क्ड कि आपने वो गाना सुना है, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था। सो आई सेड यस सर सुना है। तो कहते कि आप उसको गाएंगी? तो मैंने बोला सर लिरिक्स तो पूरे याद नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे लैपटॉप पे वो गाना प्ले किया, कहते साथ में गाओ। वो जो एक मोमेंट था, पीक मोमेंट में बोल सकती हूँ इंटरव्यू का, कि उस समय मैं इतनी रिलैक्स हो चुकी थी, उस समय तक एंड ही था लगभग, कि एकदम रिलैक्स हो गई थी। तो वो मुझे लगा कि नहीं चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव हो रही हैं। लेकिन वो भी इतना इंटरेस्टिंग वे था उनका पूछने का कि जैसे ही वो सॉन्ग खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पाकिस्तानी सिंगर का गाना है, अब इंडिया पाकिस्तान टाइज में, फिर उन्होंने बोला पीपल टू पीपल टाइज तो अच्छे हैं, आप उनका गाना सुन रही हैं, गा रही हैं, अब बताइए पाकिस्तान इंडिया में दिक्कत कहाँ है। अब वो क्या होता है, हम उस जोन में होते हैं, बढ़िया गाना चल रहा है, एकदम से वो क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। वहाँ मुझे समझ आया कि क्या प्रोसेस है वो इंटरव्यू का, आपकी एकदम जो आपका वो डिमीनर भी चेक करते हैं कि एकदम आप उस काम कंपोज वे में वापस आ पाते हैं, यानी एक सीरियस बात हम कर रहे हैं। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था मेरा। एंड मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ उसमें कि बाहर से चीज़ें बहुत अलग लगती हैं, वहाँ जाके डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड तो ग्रेडी हो ही गया था गाना सुनने के लिए, हम भी ग्रेडी हो गए गाना सुनने के लिए। कुछ बढ़िया सा गाना सुना दो एक। सर गाना अगर सुनाना ही है तो मैं बिल्कुल आपको डेडिकेट करके सुनाना चाहूँगी।
गाने के ऐसे लिरिक्स पे ऐसे मत जाइएगा, लेकिन एक जो मेरे मन की फीलिंग है वो बताना चाहूंगी। ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिन वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। सही, बिल्कुल आपके लिए ही डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। लिटरली मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ में यहाँ तक नहीं होते तो ये जर्नी बहुत मुश्किल होती। सो थैंक यू सो मच सर, लिटरली थैंक यू। तो जैसे पूरा जर्नी तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के फेजेस वगैरह हो गए। अभी तो हम अदर साइड पे 571 रैंक लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लो पॉइंट्स डेफिनेटली हुए होंगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट वाली चीज़ें, कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार बस करते हैं अब कुछ पीसीएस की जॉब कर लेते हैं या फिर कोई और जो भी नौकरी मिल जाए वो कर लेते हैं, क्योंकि अब इतना जर्नी में सस्टेन करना सही नहीं लग रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, ऐसा कुछ फेज, ऐसा कुछ मोमेंट्स, ऐसे कोई मतलब इस ऐसे प्रकार के कोई थॉट्स वगैरह? जी सर, डेफिनेटली, बिकॉज जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड और जिस फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे साथ। मेरे जो फादर है वो हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, मेरी मदर हाउस वाइफ है। सो मेरी जो बड़ी दीदी हैं बेसिकली, वो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, वो मेरे साथ रहती हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ट्यूशन्स लेती है वो, तो वो पूरा उन्होंने सस्टेन करने में हेल्प की कि बस तू प्रिपेयर कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने अपने ड्रीम्स मेरे लिए डीले कर दिए। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ PO इन SBI, बट उसको ये था कि कोई एक जॉब करेगा तभी कोई एक पढ़ पाएगा, तो वो उन्होंने मेरे लिए जो किया। उसके अलावा बहुत बार लगता था कि दीदी भी कब तक करेगी, मुझे कर लेना चाहिए, कहीं और जॉब कर लेना चाहिए। अब 3 बार हो गया, नहीं हो रहा है। उस टाइम पे जब आपसे एक कॉल आया कि अब जॉब कर लेना चाहिए, कि आपने मुझे जॉब ऑफर किया, तो वो जो था एक फाइनेंशियल, बिकॉज मेरे लिए ऐसा हो गया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकेम इक्विवेलेंट टू कि मेरा साइकोलॉजिकल एक काम में तरीके से पढ़ पाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था वो। तो वो जो स्टडी IQ को, इसलिए मैं इतना थैंकफुल हूँ स्टडी IQ के लिए, बिकॉज नॉट ओनली इन एकेडमिक सेंस, मेरी पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो नो डाउट जो आप कह रहे हैं कि इतनी बार लगा कि PCS दे लेना चाहिए, एंड फैमिली का ऐसा होता है, वो समझते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि UPSC MPPSC एक ही बात है बेटा, कोई उसमें वो नहीं है, कर लेना चाहिए। तो आई वॉज लाइक कि हाँ आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, बट मेरा जो है कि मुझे क्या करना है लाइफ में वही करना है। तो कभी कभी बहुत प्रेशर फील होता था, बट फिर भी मुझे ये था कि बचपन से जो सपना देखा है उसे ही पूरा करना है। चलो बस एक लास्ट चीज़ है, कुछ जैसे 2 बार CSAT फेल करने के बाद क्या ऐसा अलग किया तीसरे टाइम CSAT निकालने के लिए कि 24 में अपना CSAT निकल गया? सर मैंने पहली बार जब किया था तो मुझे लगा था, जब नहीं हुआ CSAT तो लगा कि शायद मैं ढंग से पढ़ा नहीं मैंने CSAT, उसको सर लाइटली, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, कि शायद लाइटली ले लिया इसलिए नहीं हुआ। फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने जहाँ से जो सोर्स मिल सकते थे, बैंकिंग, SSC, जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो सकता था वहाँ से किया। मुझे पैसे रेस में इशू नहीं होता था, मैथ्स रीजनिंग का ज़्यादा दिक्कत था, तो वो किया, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो मुझे समझ आया कि दिक्कत पढ़ाई में नहीं है, कि ठीक है, पर दिक्कत है स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में। अभी तक मेरे पास GS की स्ट्रैटेजी थी कि आई हैव टू अटेम्प्ट 80 के आसपास क्वेश्चन, जो वहाँ पे मुझे पार कर दे रहे थे। मैं कंफर्टेबली कट ऑफ क्लियर कर पा रही थी तीनों, मतलब फर्स्ट को छोड़ के, उसके बाद मैंने 3 बार अपना कट ऑफ क्लियर किया। लेकिन फिर CSAT के लिए मैंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले मैं लगभग 55-56 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, इस बार मैंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एक एक्यूरेसी की जो बात थी उस पर मैं गई। ठीक है, लास्टली 3 वर्ड्स अपने जर्नी के लिए। सर आई वुड से पेशेंस, consistency and gratitude. Right. These 3 words define your journey. बढ़िया। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी में कभी भी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा हो कि मैं बिल्कुल रास्ते से भटक रही हूँ, आप मुझे कहना चाहते हो बट कभी आपने कहा नहीं हो, या ऐसा कोई मोमेंट कभी आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगा आया हो, तो मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल आपसे। मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रही हो ऐसा? एंड मुझे पर्सनली ऑनेस्टली ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट देखे, इंदौर में भी थे, यहाँ पे भी थे, बट इतना फोकस्ड, कंसिस्टेंट, मतलब मैं शुरुआत की पहली क्लास में बोलता हूँ कि भाई तुम्हें इस जर्नी में कितने वैल्यू, कौन सी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। अगर वो 2-3 चीज़ें भाई को किसी इंसान में दिखी, वो तुम्हारे पास तीनों चीज़ें थी, तो मेरे को नहीं पता कि तुम्हें ये चीज़ याद है कि नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंदौर में जो कोचिंग थी उसमें पहले दिन मैंने पहले वीक में कुछ एक आंसर दिया। यस सर। क्वालिटी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, जो भी था पूरे क्लास ने आंसर लिखा था, क्योंकि मैंने बोला ही था भाई कि सबको लिखना है आंसर, सब लिख करके लाए थे। तुम्हारा आंसर था
और उसके ऊपर मेरे को रिमार्क्स भी आ रहा, उसके ऊपर एक्सीलेंट रिमार्क मैंने दिया था क्योंकि वो आंसर वाकई में काफ़ी बढ़िया था, पहला आंसर था ऊपर से। यस सर। वहाँ से और ऊपर से भी जो इंटरेक्शन बाद में हुआ 3-4 महीने, मतलब जब पता पड़ ही जाता है, मतलब टीचर को अगर ये ना पता पड़े कि किसका होना है किसका नहीं होना है, तो फिर वो सही से जज नहीं कर पा रहा स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट की कैपेसिटी को। यस सर। तो वो तो पता पड़ जाता है, बस ये देरी होती है कि कब होगा, मतलब ये कोई बता नहीं सकता कि हाँ भाई इसी साल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, बट ये तो पता था कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मतलब ये तो तुम्हें मैंने बोला भी हुआ है। यस सर। ठीक है, तो वो चीज़ें, मतलब मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं तुम्हारे 4-5 साल की जर्नी में कि तुम कभी भी अपने गोल से भटक रही, तो मकसद बड़ा क्लियर था, ठीक है, और मतलब पिक पॉइंटेड था। यस। सदा ही नहीं ऐसा कि कुछ भी तुमने ऐसा करा हो या फिर कुछ भी तुम्हारी ऐसी वाइब भी ऐसी आ रही हो मुझे कि तुम शायद अभी प्रिपरेशन से पूरा ही मतलब कहीं और कुछ और ही सोच रही हो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है ना, तुम स्टेट पीसीएस के एग्जाम तक नहीं दिए, विच शोकेसेस की तुम्हें अपना गोल जो है पूरा फोकस दिख रहा था कि इसके ऊपर चल रही, मुझे ऐसा नहीं क्लियरली। ऐसा जिस जान से कि आप बात कर रहे हैं वो कॉपी मैंने आज तक संभाल के रखी है, जो आपके पास मेरा वो एक्सीलेंट पूरा एकदम बोल्ड वर्ड जो आपने लिख के दिया था। आई थिंक इट वाज अ टेस्ट, पूरा पॉलिटी का टेस्ट था। अच्छा। 75 मार्क्स का था एंड आई गॉट 63। हाँ। एंड वो ही पहली बार ऐसा था कि शायद आपको पता चला होगा कि मैं कौन हूँ, जब आपने पूरी क्लास में बोला, उस टाइम मेरे ख्याल से काफी सारे सीनियर्स थे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ही फाउंडेशन बैच में आई। हाँ। एंड आपने बोला कि दिव्यांशी पांडे कौन है, मुझे लगा मैंने क्या गलती कर दी, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कॉपी शायद ज्यादा ही बुरा लिख दिया होगा इसलिए मेरे बारे में बता रहे हैं। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि आप ऐसा कहेंगे कि मैंने उस टेस्ट में टॉप किया है, एंड लिटरली वो कॉपी आज तक मैंने संभाल के रखी है क्योंकि मेरे लिए वो मोटिवेशन का सोर्स था। कुछ मैसेज लास्टली एस्पिरेंट्स के लिए कि क्या भाई, जो ऐसे बंदे जो कि देख रहे होंगे 4 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, खुद को डाउट कर रहे हैं और फिर भी लगे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एट द एंड ऑफ द टनल यू विल ऑलवेज सी द लाइट, बट ये होता है कि उस टनल में जब एक बोलते हैं उबड़ खाबड़ सा जो रास्ता होता है उस पर चलना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो मैंने जैसे बोला कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सो आई ओन दिस वैल्यू बिकॉज मैंने अपनी पूरी जर्नी में किया है कि बहुत बार लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको सच में लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए, बस वही मोमेंट है जहाँ आपको उस चीज़ को पकड़ के रखना है। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर CAPF भी मैंने निकाला था, तो उसका फिजिकल देने जाना था, मैं जा नहीं पाई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जब मैं उसके लिए प्रिपेयर करती थी तो वहाँ पे मैं रनिंग के लिए जाती थी, तो एक लड़की मुझे मिली थी, उसने बोला था कि जब हम रन करते हैं तो ऐसा होता है कि हम ब्रीथ करते हैं तो ऐसा बहुत गैस्पिंग सी होने लगती है, तो उसने बोला था कि जिस मोमेंट लगे कि सांस छूट रही है उसी समय भागना है। तो वो चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि जिस मोमेंट आपको लग रहा है कि अब ये हाथ से छूट रहा है वो समय पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, it was amazing talking to Divyanshi. Thank you, and sir. all the very best for your future Thank journey. you so much, sir. Because अभी जर्नी शुरू होगी, बिल्कुल असली सर, वाली। ठीक है, बिल्कुल। Congrats again. थैंक यू सर। Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।